हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नवीन उपाध्याय फ्रॉम अचीवर एकेडमी और आज हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड डायमेंशनल फॉर्मूलों की बात करेंगे। सबसे पहले हम जो फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं वो है इम्पल्स। तो इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। इसको हम डिनोट करते हैं आई से। तो इम्पल्स आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। ये वेक्टर क्वांटिटीज है। तो सबसे पहले इसकी यूनिट क्या बनेगी? तो इसकी यूनिट, इस फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन, इसकी यूनिट इनटू सेकेंड, न्यूटन इनटू सेकेंड। और मैंने इसकी तुम्हें यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला बता रखा था, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू इंटू सेकेंड। तो सेकेंड के लिए हमारे पास एक और टी आ गया। तो यहाँ t पे जो पावर है -2 और यहाँ t पर कितनी पावर है? 1 पावर है। तो -2 + 1 यानी कि -1। तो इसकी डायमेंशंस बन गई m l t -1। तो ये है इम्पल्स का डायमेंशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंगल। तो एंगल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो जो इसका सबसे पहले तो यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कोई डायरेक्ट यूनिट नहीं बन सकती है, क्योंकि आर्क को हम मीटर में मेजर करेंगे और रेडियस को भी मीटर में मेजर करेंगे। तो मीटर अपॉन मीटर, मीटर की पावर 0 हो जाएगी यानी कि 1। तो इसका कोई डायरेक्ट यूनिट नहीं होता है। इसका सप्लीमेंट्री यूनिट होता है कौन सा? रेडियन। और इसकी जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है m0, l0 और t0, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये जो इसकी कोई डायरेक्ट यूनिट नहीं होती है, यानी कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे स्ट्रेस की। अच्छा, पहले स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो स्ट्रेन जो है ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस। और यूनिट लेस है तो इस डायमेंशंस भी, क्योंकि देखो यूनिट लेस क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि मीटर और मीटर, मीटर अपॉन मीटर यानी कि इनकी डायमेंशंस कैंसिल आउट हो जाएंगी, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यूनिट लेस है और यूनिट लेस है तो ये m0, l0, t0, यानी कि ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हम किसकी? स्ट्रेस की। स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स, इसका सबसे पहले यूनिट्स बना लेते हैं हम। फोर्स को हम मेजर करते हैं किसमें? न्यूटन में, है ना, अपॉन एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशंस बताते हैं। तो न्यूटन का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन यानी कि m/l/t-2, राइट, और मीटर स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर। अब देखो जरा, m पर पावर कितनी है? m पर पावर है 1, l पे पावर 1 और ये l स्क्वायर ऊपर चला गया तो -2। तो l पे जो पावर है वो हो गया -1 और t की पावर -2। तो ml -1 t -2। अच्छा, यहाँ m1 लिख दो या m ऐसे लिख दो, इसका मतलब वही है m की पावर 1। यानी कि यहाँ पे मास का जो डायमेंशन है वो है 1, लेंथ का डायमेंशन है -1 और टाइम का डायमेंशन है -2। आगे चलते हैं स्ट्रेस। इसके बाद फिर देखते हैं अपन प्रेशर। तो प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इसका भी सेम डायमेंशन हो जाएगा, सेम यूनिट हो जाएगी, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और इसका सेम डायमेंशन, वही यूनिट बन जाएगी इसकी m l t -2 अपॉन l स्क्वायर
मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन बन गया m l माइनस वन t माइनस टू, ml माइनस वन t माइनस टू। तो स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का डायमेंशन सेम होता है। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है वन अपॉन टाइम पीरियड, इसकी यूनिट बनेगी, और टाइम पीरियड्स को हम मेजर करते हैं किसमें, सेकंड में, तो 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स। अच्छा, इसको हम हर्ट्ज भी लिखते हैं, हर्ट्ज। अच्छा, अब इसका डायमेंशन बनाते हैं तो 1/सेकंड, सेकंड को हम मेजर, इसका जो डायमेंशन होता है सेकंड का वो क्या, t। अब t को हम ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया 10 की पावर -1। ओके, अब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर देते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी सेम है। एंगुलर वेलोसिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसका सबसे पहले यूनिट बनाते हैं, है ना। तो डेल्टा थीटा एंगल, और एंगल को हम मेजर करते हैं किससे, रेडियन से। तो रेडियन पर सेकंड, ठीक है। इसको डेल्टा टी को सेकंड टाइम है। अब इसकी जो डायमेंशन हम बनाएंगे तो रेडियन जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, और सप्लीमेंट्री यूनिट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इसका हो गया 1, और इधर सेकंड, तो सेकंड को हम, सेकंड का डायमेंशन हमने ले लिया क्या, t। अब t पर पावर 1, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये बन गया t की पावर -1। इट मीन्स द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी इज सेम, t की पावर -1। अब हम कुछ और डायमेंशन फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। हम रोटेशन से रिलेटेड, यानी कि रिजिड बॉडी डायनामिक्स से रिलेटेड कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस फॉर्मूलों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉर्क की। तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क, इसको टो से हम दिखाते हैं। टो इज इक्वल टू R क्रॉस F। टो इज इक्वल टू R क्रॉस F। ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है, और हम पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम इसकी यूनिट बनाते हैं। तो इसकी जो यूनिट बनेगी, ये F न्यूटन और M रेडियस यानी कि मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो न्यूटन का मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, mL/t-2 और इंटू मीटर। तो मीटर के लिए हमने यहाँ क्या ले लिया, L। तो ये L की पावर कितनी हो जाएगी, L की पावर 1 और L की पावर 1, तो ये हो गया mL² t-2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mL² t-2। इट मीन्स जो टॉर्क है और जो वर्क है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है सेम है ना। अच्छा, टॉर्क के बाद अगर अपन जाते हैं तो एंगुलर मोमेंटम से पहले हम बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू होता है F/mr²। I इज इक्वल टू mr², है ना। I इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, mr²। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट क्या बन जाएगी, तो इस मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में और इनटू मीटर स्क्वायर, r² यानी कि मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना बराबर से किलोग्राम यानी कि m और मीटर स्क्वायर यानी कि L²। तो mL², और t नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो t की पावर 0, और अदरवाइज आप इसको mL² ही लिखो,
है ना, ml² यानी कि मास का डायमेंशन है 1 और लेंथ का डायमेंशन है 2 ml²। आगे चलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद आते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर जो मोमेंटम होता है एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये होता है आर क्रॉस पी। ये भी एक्सियल वेक्टर। तो आर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस या रेडियस ऑफ गायरेशन एंड पी जो है वो है आपका लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम हम पहले पढ़ चुके थे। लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशंस होता था, मोमेंटम का जो डायमेंशंस होता था वो मैंने तुम्हें पहले उसमें बता रखा है। जल्दी से बताओ, मोमेंटम का डायमेंशन mL/t-1 होता है। तो पहले तो यूनिट बना लेते हैं, तो इसकी यूनिट बन जाएगी इसका हो गया मीटर, और ये जो है तुम्हारा किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट बन गई वो हो गई, ये इसकी यूनिट है मीटर और इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मेरे को दिख रहा है मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। चलो यहाँ से डायरेक्ट बना ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो इसका डायमेंशन बताओ, डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया फटाफट से, ml² और t ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml² t-1। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ml² t-1। एंगुलर मोमेंटम के बाद अगर हम और कुछ इसकी क्वांटिटी, और भी कई सारे इसमें डायमेंशनल फॉर्मूले बन सकते हैं, लेकिन अब मैं बात करता हूँ, आपको एक डायमेंशन फॉर्मूला ले जाता हूँ, वो होता है तुम्हारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन है उसको हम T से डिनोट करते हैं। T इज इक्वल टू होता है F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका जो सबसे पहले इसकी जो यूनिट बनेगी, तो फोर्स को हम मेजर करते हैं कैसे, न्यूटन में, और लेंथ का हो गया मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन तो आप जानते हो mL/t-2 और L/L, है ना। L को ऊपर जाएंगे तो 1 - 1, L की पावर 1, और ये L ऊपर जाएगा तो -1, तो L की पावर हो जाएगा 1 - 1, इट मीन्स L की पावर 0। तो ये हो जाएगा mL0 t-2। तो इसका मतलब फॉर्मूला बन गया m/t-2। मास का डायमेंशन हो गया 1 और टाइम का डायमेंशन हो गया -2। तो ये हो गया आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बाद अगर और अपन आगे चले तो एक और मैं डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताऊं। अच्छा, एक और चीज ले ले रहे हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन और ले ले रहे हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी था, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की मैंने तुम्हें यूनिट बताई थी रेडियन पर सेकंड, और एक सेकंड और है, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कैसे आगे समझ लियो। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या बताई थी, रेडियन पर सेकंड, और इसकी सेकंड, तो नीचे डबल हो गया तो सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसका बनाते हैं अपन डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे तो रेडियन जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स का डायमेंशन नहीं होता है, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, और नीचे टी स्क्वायर, राइट। अब टी को किधर ले जाते हैं, ऊपर, तो ये हो जाएगा टी की पावर -2, टी की पावर -2, यानी कि टाइम का डायमेंशन -2 है। तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन की बात कर ली मैंने। तो ऐसी काफी सारी क्वांटिटीज, तो मैंने कुछ यहाँ मैकेनिक्स में यूज होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले आपको बताएं। अब हम आगे जो अपने यूनिवर्सल कांस्टेंट और जो कांस्टेंट्स होते हैं उन कांस्टेंट्स के डायमेंशन निकालना सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और एक आध डायमेंशनल फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक
चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, है ना, चार्ज पर सेकेंड करंट जो होता है। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी, यानी कि अच्छा I करंट कितने टाइम में, T टाइम के लिए। तो चार्ज Q इज इक्वल टू आई टी, तो इसका जो यूनिट बन गया वो हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। I को हम मेजर करते हैं एम्पियर से। मैंने तो बताया था इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और उसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक है जो है करंट की यूनिट, वो एम्पियर। तो यहाँ एम्पियर और टाइम का तुम समझ गए होगे सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड इसकी यूनिट बन गई, है ना। अब इसको जरा, एम्पियर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है A और सेकंड का T, तो A इंटू टी। इस जो चार्ज है इसकी यूनिट जो SI यूनिट होती है, सॉरी, इसकी जो यूनिट हम एक और यूज करते हैं वो होता है कूलम। तो जो कूलम है वो एम्पियर इंटू सेकेंड और उसको A इंटू टी। तो कूलम्स इसका एम्पियर इंटू सेकेंड और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया A इंटू टी। अब हम चलते हैं भाई आगे और हम डायमेंशन फॉर्मूले सीखेंगे। अब किसके, कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूले किस तरह से निकाले जाते हैं। अब हम किसी कांस्टेंट से रिलेटेड जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो फोर्स कांस्टेंट ले रखे हैं, एक मैंने ले रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट और दूसरा ले रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब हम इनके डायमेंशनल फॉर्मूले निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज की, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास बॉडी m1 m2 वो होता है F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू मास पार्टिकल m1 एंड m2, r उनके बीच का डिस्टेंस है और G जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट जिसका डायमेंशन हमें निकालना है। तो मैं G को अगर निकालूंगा तो R ऊपर कर दे रहा हूं, m1 m2 नीचे आ जाएगा, तो G इज इक्वल टू हो गया F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब सबसे पहले हम इसका यूनिट बनाते हैं। तो इसकी जो यूनिट बनेगी, मास को हम मेजर, फोर्स जो है इसको मेजर करेंगे किसमें, न्यूटन में, है ना, इंटू मीटर स्क्वायर, राइट, आर। m1 m2 किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट फॉर्मूला हो गया। किस चीज का यूनिट हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की। अब बनाते हैं इसकी डायमेंशंस। तो इसकी जब डायमेंशंस बनाएंगे तो न्यूटन का डायमेंशन आप लोगों को पता है क्या होता है, m/L/T-2। ये मैंने न्यूटन का ये ले लिया, इंटू मीटर स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा कितना, L स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, अपॉन किलोग्राम स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर, मास का स्क्वायर, राइट। अब आगे चलते हैं अपन, अब इसकी पावर सेट करते हैं। तो यहाँ देखो m की पावर कितनी है, 1 है। अब ये m स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो m की पावर हो गई 1 - 2 यानी कि m की पावर हो गई -1। l की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, और l की पावर 2 ये रही, तो ये 2 इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये l की पावर कितनी हो गई, 3। आगे चलते हैं, t की पावर -2, t और नहीं है तो t की पावर सीधे हो गई -2। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है उसका डायमेंशन आ गया क्या, m-1 L³ t की पावर -2। अच्छा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट रेस्ट पॉइंट चार्जेस वो होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हियर F इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और K यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। Q1 Q2 वो चार्ज पार्टिकल, उनके चार्जेस, और R उनके बीच का है डिस्टेंस। अब बनाते हैं K की, हमें डायमेंशंस निकालनी है K की, तो K हो जाएगा F
इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अच्छा, अब चलते हैं सबसे पहले के का यूनिट निकालते हैं। तो फोर्स को हम मेजर करते हैं किस चीज से? न्यूटन से, राइट, इंटू आर यानी कि एल स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। क्यू क्या है? चार्ज है, और चार्ज की यूनिट मैंने अभी बताई थी क्या चीज होती है? एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसकी भी हो गई एम्पियर इंटू सेकेंड, तो ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर। सही है कि नहीं सही है? एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर इंटू सेकेंड, इसका क्या कर दे रहा हूं? होल स्क्वायर कर दे रहा हूं। सब समझ गए होगे? एम्पियर इंटू सेकेंड और एम्पियर इंटू सेकेंड, इट मीन्स एम्पियर इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ये इसका जो के है, अब बनाते हैं इसकी डायमेंशंस। तो हम न्यूटन की डायमेंशन क्या लेते हैं? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। अच्छा, आगे चलो, एल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन देखो एम्पियर ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। सही है? अब इसको सेट करते हैं, ऊपर लेके चलते हैं। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा m और कहीं नहीं है ना, तो ये हो जाएगा m l की पावर यहाँ 1 है और यहाँ l की पावर कितनी है? 2, तो ये l की पावर कितनी हो गई? 3, t की पावर -2, और ये t स्क्वायर है, ये और ऊपर चला गया, तो t की पावर हो गई कितनी? -4, और देखो a -2, a की पावर -2 कैसे हो गई? समझ गए ना? a स्क्वायर है, ऊपर जाके हो गया a की पावर -2, तो ये हो गया ml3 t की पावर -4 a की पावर -2, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशंस। आगे हम कुछ और फोर्स कांस्टेंट देखते हैं और कांस्टेंट्स उनके डायमेंशंस देखेंगे। हम दो और कांस्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूले देखते हैं। दो और कांस्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूले देखते हैं जो काफी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो कौन कौन से हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और एक है प्लांक कांस्टेंट। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करते हैं तो ये फ्लूइड से रिलेटेड है और इसका फॉर्मूला होता है F, जो विस्कस फोर्स होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे F जो है वो विस्कस फोर्स है, फोर्स। अच्छा, 6 पाई कॉन्स्टेंट्स ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हैं, और न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अब ये ईटा जो है इसी को n जो है, n ऐसे लिखते हैं इसको, ईटा इसका ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसका हमें डायमेंशन निकालना है। r जो है वो रेडियस है और v जो है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम अगर ईटा निकालेंगे तो ईटा इज इक्वल टू हो गया f अपॉन 6 पाई आर वी। अब हम इसका सबसे पहले यूनिट बनाते हैं। तो ईटा जो है विस्कोसिटी कांस्टेंट जो है, इसका जो F को मेजर करेंगे किसमें? न्यूटन, है ना। अच्छा, 6 पाई अभी मैं बता रहा था क्या है? न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, तो 6 पाई हटा दो। R का जो डायमेंशन, R की जो यूनिट हो गई वो मीटर हो गई, है ना, और ये हो गया मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये बन गया न्यूटन। अच्छा, ये सेकंड कहाँ आ जाएगा? ऊपर, तो न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अब बनाते हैं इसकी डायमेंशन। तो ये न्यूटन m l t माइनस 2 ml t माइनस 2 इंटू सेकेंड t आ गया, सही है, हमारा। अच्छा, अपॉन मीटर स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर। अब देखो जरा, पावर सेट कर देते हैं इसकी। तो ये डायमेंशंस आ जाएगा m की पावर 1 है, l की पावर यहाँ 1 है ना, और l की पावर 2, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो -2, तो l की पावर हो जाएगी -1। समझ गए क्या? l की पावर 1
-2 यानी l की पावर -1, t की पावर -2 और t की पावर ही 1, तो -2 + 1 यानी t की पावर भी हो गई -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया क्या, देखो जरा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया इसका, विस्कोसिटी कांस्टेंट का। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया अपना ml-1 t-1, है ना, ml-1 t-1। अच्छा आगे इधर आ जाते हैं। प्लांक कांस्टेंट की अगर अपन बात करते हैं तो जो फोटोन की जो एनर्जी होती है E = h न्यू, E = h न्यू। हियर h इज द एनर्जी ऑफ फोटोन और h है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है ना, जिसका डायमेंशन हमें निकालना है। न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे हम h का डायमेंशन निकालने जा रहे हैं, तो h = हो जाएगा E/न्यू। न्यू हो गई क्या, फ्रीक्वेंसी। अच्छा सबसे पहले इसकी यूनिट बनाते हैं। तो इसकी अगर हम यूनिट बनाएंगे तो E जो है एनर्जी है और एनर्जी को हम मेजर करते हैं जूल में। ये जूल/ फ्रीक्वेंसी का पता जल्दी से मैंने तुम्हें बताया था, सेकंड इनवर्स होता है, सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज, है ना, सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज ये पिछले अभी मैंने बताया। अब इसका बनाते हैं डायमेंशन, सही। तो h = जो प्लांक कांस्टेंट है h, है ना, जूल यानी वर्क का डायमेंशन मैंने कल बताया था आपको क्या होता है, ml² t-2, ml² t-2 अपॉन। अब सेकंड के लिए हम यहाँ पे t यूज कर ले रहे हैं, t की पावर कितनी, -1, समझ गए हो गए। -1 क्यों आई है बेटा, सेकंड इनवर्स है ना। t की पावर -1 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बताओ जल्दी, सेट करो पावर, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 और ये 1 ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, तो t की पावर रह गया कितना, -1। तो क्या आ गया, ml² t-1। और देखते हैं कुछ कांस्टेंट्स की डायमेंशन। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट्स। तो जो हीट कैपेसिटी जो होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है Q = ms ΔT। यहाँ पे Q जो है वो हीट है ना, m ये हीट कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो है, और m अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मास है, s जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो हमें जिसका डायमेंशंस निकालना है, और डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है। तो S = हो गया डेल्टा Q/m डेल्टा T, सिंपल है ना। अब बनाते हैं इसके पहले यूनिट। तो S डेल्टा Q हीट है, हीट ट्रांसफर, और हीट जो है वो एज ए एनर्जी होती है, तो उसका जो यूनिट हो गया वो हो गया जूल, है ना। कैलोरी में भी लेते हैं इसको, या चलो अच्छा इसका CGS यूनिट ले लेते हैं, है ना, कैलोरी में ले लूं, बोलो क्या कहते हो, MKS में लेते हो तो आएगा जूल, ठीक है, और इसको लेंगे तो फिर किलोग्राम आएगा, और ये आ जाएगा आपका केल्विन, बोलो ठीक है। अगर इसको आप CGS में लेके जाते हो तो जूल की जगह CGS में हो जाएगा फिर कैलोरी अपॉन ये हो जाएगा ग्राम, और ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ये CGS यूनिट है इसकी, कौन सी यूनिट है ये, CGS यूनिट है। अच्छा इसको छोड़ो, अब इस पे आते हैं। तो S = जूल, इसका जो डायमेंशन है मैंने तो बताया था, वर्क की यूनिट, एनर्जी की यूनिट ml² t-2 अपॉन किलोग्राम का क्या आ गया, m, है ना। और देखो बेटा केल्विन टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं क्या, K। ध्यान है, कुछ हो सकता है कुछ बुक्स में टेम्परेचर के लिए हम जो डायमेंशन यूज करते हैं वो थीटा भी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे K ले ले रहा हूं मैं। अब इसकी पावर सेट करते हैं। तो m की पावर क्या हो गई, देखो जरा, m की पावर हो गई 0, क्यों, -1 और ये गया तो -1। l की पावर हो गई 2, l की पावर 2, और t की पावर -2,
और k की पावर -1 है ना। तो ये डायमेंशन जो आ गया L² T-2 K-1। एक बार अगेन इसको चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। तो डेल्टा क्यू ms डेल्टा टी, डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफर है, m अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास है ये, और s स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, और डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ s का डायमेंशन निकालना है, तो डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी हो गया। डेल्टा क्यू को अपन जूल में मेजर करते हैं, m को किलोग्राम में, और डेल्टा टी यानी टेम्परेचर को केल्विन में। जूल का डायमेंशन होता है ml² T-2, और ये जो किलोग्राम मास है इसका डायमेंशन हो गया m, केल्विन के लिए k यूज कर लिया। अब m को ऊपर ले आते हैं तो 1 - 1 0 हो गया, L² T-2 और K-1। तो ये हो गया L² T-2 K-1। ओके, अब आते हैं इधर हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ये m इंटू एस, इसके जगह मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ c, mc डेल्टा t। तो ये c जो है ये वही है हीट ट्रांसफर, ये c, ठीक है। इसका हमें डायमेंशन निकालना है, c का डायमेंशन निकालना है, ये है अपनी हीट कैपेसिटी। तो जो c है हीट कैपेसिटी c इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी यानी कि ये हो गया c इज इक्वल टू जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन ले लो, या इसकी जगह हम सीजीएस यूनिट भी ले सकते हैं, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, है ना, सीजीएस यूनिट इसकी। अच्छा, इसे छोड़ते हैं, अब चलते हैं फटाफट से कहाँ, इसकी पहले तो इसका डायमेंशन बनाते हैं। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ बेटा। ये तो इसकी यूनिट होगी, जूल के लिए क्या हो गया ml² T-2 ml² T-2 अपॉन केल्विन का क्या आ जाएगा बेटा, केल्विन का k, है ना, k को ऊपर ले जाओ सिंपल। तो c का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ml² K-1, ml² K-1, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी ml², ओ सॉरी इसमें T-2 और रह गया, तो क्या आ जाएगा ml² T-2 और K-1, ठीक है, K-1। तो ये आ गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा, अब और एक आध कांस्टेंट्स देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गैस कांस्टेंट्स और बोल्ट्जमैन गैस कांस्टेंट्स। तो जो गैस कांस्टेंट्स होता है R, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा PV इज इक्वल टू होता है क्या, nRT। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, P प्रेशर, V वॉल्यूम, N मोल, और R हो गया अपना क्या चीज, गैस कांस्टेंट जो अपन को निकालना है, T हो गया टेम्परेचर। तो R, अगर हम R का डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो PV अपॉन N इंटू T। अब इसकी पहले डायमेंशन वो यूनिट बना लेते हैं। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, ठीक है, N मोल इंटू T केल्विन। इसको अभी सही कर देता हूँ फटाफट से, केल्विन। अच्छा, अब देखो जरा, मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो R आ गया न्यूटन, है ना, इंटू मीटर अपॉन मोल इंटू केल्विन, ठीक है। अब इसका जरा बनाना डायमेंशन, क्या बनेगा, तो न्यूटन का क्या होता है mL/T-2, am I right, इंटू मीटर के लिए क्या आ गया L², नीचे चलते हैं, मोल के लिए मैंने क्या बताई थी MO यूज कर लेते हैं, और केल्विन का K यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा पावर सेट करो, तो R का जो डायमेंशन आएगा m नहीं है इसमें कहीं, m आ गया, मास का m है, इसको मत कर देना, ये मोल है, अलग है ना। L की पावर हो गया 3, L की पावर 3, T की पावर कितना हो गया -2, ठीक है,
सॉरी ये एक सेकंड, मीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर है, तो एल की पावर हो गई 2, है ना, एल की पावर कितना हो गया 2, और टी की पावर -2, और के की पावर -1, और मोल की पावर भी कितना हो गया -1। तो ये हमारा डायमेंशन बन गया आर का। एक बार अगेन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, है ना। तो ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो है हमारा आइडियल गैस इक्वेशंस है। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन जो है वो अपने मोल होते हैं, नंबर ऑफ मोल, आर गैस कॉन्स्टेंट्स है, और टी टेम्परेचर है। तो आर की डायमेंशंस निकालनी है, तो आर इज इक्वल टू हो गया पीवी अपॉन एन टी। पी प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, एन मोल के, टी का आ गया केल्विन। अच्छा ये मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ मीटर बच गया, नीचे रह गया मोल इंटू केल्विन, तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मोल इंटू केल्विन। अच्छा अब इसमें हमने डायमेंशन यूज किए, तो इसका न्यूटन का यूज कर लिया mL/T-2, और मीटर का यूज कर लिया एल, इधर आ जाते हैं मोल MO, और केल्विन का K। इसको अपन शिफ्ट कर ले रहे हैं ऊपर, तो m की पावर 1 हो गई, l स्क्वायर 1 और 1, l स्क्वायर हो गया, t की पावर -2, और केल्विन -1, और मोल की भी पावर कितनी होगी -1। तो ये हमारा बन गया क्या डायमेंशन फॉर्मूला, किस चीज का, गैस कांस्टेंट का। अब अपन बात करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। तो सिंपल है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना, क्योंकि n इज इक्वल टू होता है k अपॉन r। n इज इक्वल टू क्या होता है k अपॉन r। अच्छा n नंबर ऑफ मोल्स, और k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और r है हमारा वही गैस कांस्टेंट। तो यहाँ k का डायमेंशन निकालना है, तो ये हो जाएगा n इंटू r। तो r का डायमेंशन हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो k इज इक्वल टू n, ये तो होता है मोल, है ना, और r का भी मैंने निकाला है। देखो यहाँ क्या निकाला था, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मोल इंटू केल्विन। तो ये मैं सीधे ही फिर ऐसा करता हूँ, r की डायमेंशन यूज कर लेता हूँ, बोलो क्या कहते हो, या मैं ये लूँ। अच्छा देखो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, चलो आपको समझाते हैं, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मोल इंटू केल्विन। ओके, तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना ये क्या बच गया, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन केल्विन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें डायमेंशन डालते हैं, k इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन न्यूटन का क्या डायमेंशन है mL/T-2, एम आई राइट। मीटर के लिए अपना आ गया l, और अपॉन केल्विन के लिए अपना आ गया k। अब इसको शिफ्ट कर दो ऊपर, तो k की जो डायमेंशन हो गई mL² T-2 और k-1, सिंपल है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम बात कर रहे थे कुछ कांस्टेंट्स के डायमेंशंस की, और अब और भी काफी सारे कांस्टेंट्स हैं, और अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम उस फॉर्मूले में पहले यूनिट बनाएंगे उस फॉर्मूले से उस कांस्टेंट्स की, उसके बाद फिर यूनिट से फिर हम बना लेते हैं डायमेंशन। तो सो सिंपल। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि अभी हम 11th के स्टूडेंट हैं और इतने सारे फॉर्मूले हमें तो पता ही नहीं है, हमने 10th तक क्या फॉर्मूले पढ़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमें केवल मेथड सीखना है, और डायमेंशंस कब हम कंप्लीट सीख पाएंगे, जब हम फिजिक्स अच्छे से 11th का भी फिजिक्स पढ़ लेंगे और 12th की भी जब फिजिक्स पढ़ लेंगे, तब हमें सारे फॉर्मूले जो हैं वो याद हो जाएंगे, फिर हम यूनिट्स भी याद हो जाएंगी, तो फिर हम इजीली जो है डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पहले से ही ऑलरेडी ये सारे फॉर्मूले और ये सारी यूनिट्स जो हैं वो मेरे को याद है, ये आपको भी हो जाएंगी। अब जो भी स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर वही बात बता रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं वो अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, क्योंकि जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड किए जाते हैं वो उनकी जानकारी आप तक इससे पहुँच जाएगी। दूसरा, आप कोई भी सुझाव अगर चाहते हैं, कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप वहाँ जो कमेंट्स बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, है ना। और देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।